हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने बिम्बिसार को और अजातशत्रु, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो बिम्बिसार को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अजातशत्रु को पिता के हत्यारा के रूप में देखा जाता है। और लेकिन जो जैन धर्म है वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन हाँ, बौद्ध धर्मों में इसे प्रितहंता के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ेंगे हम लोग अजात शत्रु। वन सेकेंड। अजात शत्रु का उत्तराधिकारी जो था वो उदयभद्र था, या उदयन था, जो कि जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं थी। अगर विस्तार देखें, उत्तर पश्चिम में विस्तार जब किया गया तो उस हिसाब से राजगीर अब राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं लग रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण था। इसीलिए उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। इसी के साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष शुरू हो गया। उदयन ने उदयन के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत अयोग्य थे, दुर्बल थे। महावंश के अनुसार ये सभी जो थे वो प्रितहंता थे। सभी ने अपने पिता की हत्या के बाद राजगद्दी संभाली थी। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। फिर अगले शासक जो हुए वो हुए शिशुनाग। तो शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की गई। इससे पहले जो था वो उदयन ने कर दिया था पाटलिपुत्र में, लेकिन जब शिशुनाग आए तो शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ कर दी? वैशाली में। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विकास किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता जो रही वो अवंती के राज्य पर विजय थी। किसकी? शिशुनाग की। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी जो पहले प्रतिद्वंद्विता थी, जो बिम्बिसार के टाइम में थी, तो वो अब जो है वो जो लड़ाई था वो खत्म हो गया था अवंती के विजय के बाद से। और फिर है, पुराणों के अनुसार प्रघोत वंश की सेना नष्ट हो चुकी थी और अवंती का जो क्षेत्र था अब मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। पहले अवंती पे किया, फिर वत्स पे किया, फिर कौशल पे किया। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय, यानी वैशाली के टाइम में जो बौद्ध संगति हुई, द्वितीय बौद्ध संगति, वो कालाशोक के टाइम में हुई थी। लेकिन कालाशोक का जो शासन काल था वो था अल्पकालीन, कुछ समय के लिए था। उसके बाद महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। और महापद्मनंद को निम्न मूल भी कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता था और एक योग्य शासक भी था। मौर्यों के उत्कर्ष से पहले मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार जो था वो उसी ने किया था। उसने एकारट की उपाधि धारण की थी। तो एकारट की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद्मनंद ने की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त किया था इसने, और कौशल में विद्रोह के दमन पर उसने अपना, यानी कौशल में विद्रोह होने लगे थे, लेकिन फिर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक, यानी इसका जो साम्राज्य था वो मगध से लेके उत्तरी कर्नाटक के साम्राज्य, मतलब उसका विस्तार किया अपने साम्राज्य का। उसका अंतिम जो वंशज था वो था घनानंद था, जिसका जो शासन काल है वो, उस शासन काल में सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में नहीं। नंदों का जो साम्राज्य था सबसे शक्तिशाली था उस वक्त में। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हसित सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर का भारत अभियान अधूरा रह गया। घनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में जो था वो अलोकप्रिय था।
फिर है सिकंदर की वापसी के बाद राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर, यानी जब सिकंदर वापस हो गया तो उस अस्थिरता का, क्योंकि ये प्रजा में भी अलोकप्रिय था, तो इसका जो लाभ उठाया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। तो धनानंद का इन्होंने वध कर दिया, धनानंद का इन्होंने वध किया और पाटलिपुत्र पे इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का उत्कर्ष होता है। फिर मगध पर अब मौर्य वंश की सत्ता जो है वो स्थापित हो गई। और फिर है मगध राज के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अधिक खानें थीं, जो अच्छे हथियार, लोहे का जब से आविष्कार हुआ तो हथियारों की इसमें मतलब क्रांति आ गई और अच्छे हथियार बनने लगे, तो उपकरण बनने लगे, निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र और शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथमूसल। तो रथमूसल और महाशिलाकंटक जो है ये दो बहुत उपयोगी हथियार रहे, तो इसका निर्माण हुआ। और मगध का जो राज्य है वो मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में स्थित है, गंगा के किनारे जो घाटी था उसके मध्य में था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वरक था, मतलब बहुत समृद्ध था, गहन खेती होती थी। और फिर है कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधन की प्राप्ति भी आसान थी, जो राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य था। इन क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था, इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी प्रचुर मात्रा में थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्ग और नगरों पर, यानी हाथी के उपयोग की प्रचुर मात्रा की वजह से विरोधी शासकों पर आसानी से अधिकार किया जा सकता था। मगध की दो राजधानियां कौन कौन? राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित थी और बहुत मजबूत थी। राजगीर क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, जिसके प्रवेश मार्ग जो थे वो मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित कर दिए गए थे, अजातशत्रु के टाइम से ही है। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा हुआ था, जिसकी मतलब घिरा सुरक्षित जलदुर्ग था, जिस पर विजय करना आसान नहीं था। इन सबके अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य शासक भी आए जो जिन्होंने अपनी सत्ता को बहुत अच्छे से संभाला और उत्साह और शौर्य के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और मगध का इतना विस्तार किया और संभव बना पाया अपने मगध उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा था। आगे में मौर्य साम्राज्य का है, तो मौर्य साम्राज्य हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।